नव्या ने जैसे ही अपने ऑफिस के अंदर कदम रखा, वहां का माहौल देखकर वो दंग रह गई। उससे तुरंत रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, मैम आप कौन? मैं यहाँ पर न्यू ज्वाइनिंग हूँ। ये ऑफिस इतना खाली क्यों लग रहा है? नव्या ने पूछा। मैम आपको नहीं पता क्या? इस कंपनी का पिछले कुछ वक्त में बहुत लॉस हुआ है, इसीलिए कंपनी कुछ रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो अब इस ऑफिस में कुछ ही लोग हैं जिनकी जॉब रहने वाली है, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। ये बात सुनकर नव्या का सारा जोश खत्म हो गया। जिस उमंग के साथ उसने अपने नए सफर में कदम रखा था, वो मानो धराशाही हो गया था। वो सीधे एचआर के ऑफिस गई और वहां जाकर कहा, ये सब क्या हो रहा है? आपने तो मुझे रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में पहले नहीं बताया था। आज तो मेरा ऑफिस में पहला दिन है। और नव्या समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहे। नव्या, मुझे खुद भी नहीं पता था कि ऑफिस में ये सब होने वाला है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं भी सिर्फ वही कर रही हूँ जो मुझसे कहा गया है, एचआर ने कहा। नव्या कुछ सेकंड्स तक तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाई। आप हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको 2 दिन बाद ही बता पाएंगे कि आपकी जॉब है या नहीं। एचआर की ये बात सुनकर नव्या घबरा गई थी। वो ऑफिस से निकलकर सीधे आहूजा मैंशन वापस आ गई। जैसे ही वो अपने गेस्ट रूम में आकर बैठी, उसे आरव की खिलखिलाती हुई आवाज सुनाई दी। मम्मा, मम्मा आप आ गई? आरव दौड़ता हुआ आकर नव्या के गले लग गया। मम्मा, आपको पता है मैंने पूरा घर घूम लिया है। ये घर इतना बड़ा है कि यहाँ पर स्विमिंग पूल भी हैं, वो भी 2-2, एक बड़ा एक छोटा। और पता है मम्मा, आगे एक बड़ा सा गार्डन है और पीछे उससे भी बड़ा। मरियम दादी ने तो मुझे केक भी खिलाया। आरव की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। वो एक्साइटमेंट में बोले जा रहा था। नव्या ने बहुत दिनों बाद आरव को इतना खुश देखा था। मुझे तो इस घर में बहुत मजा आ रहा है मम्मा, पर आपको क्या हुआ? आप इतनी सैड क्यों? ये सुनकर नव्या ने अपनी नजरें चुरानी शुरू कर दी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आरव से वो अपनी जॉब की बात कैसे कहे। फिर उसने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, आरव, मम्मा की जो नई जॉब लगी थी, उस ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मुझे पता नहीं है कि मेरी जॉब रहेगी या नहीं। ये सुनकर आरव का चेहरा उदास हो गया। सॉरी, पर मम्मा जल्द ही दूसरी जॉब ढूंढ लेगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी मैं, नव्या ने बड़े प्यार से कहा। कोई बात नहीं मम्मा, अगर आपको नई जॉब नहीं भी मिली तो पापा है ना, वो हमारा ध्यान रखेंगे, मेरा भी और आपका भी, आरव ने बड़ी मासूमियत से कहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये बात नव्या के दिल में गहरी चोट कर जाएगी। आरव, ऐसा फिर कभी मत कहना। आपके पापा ने जो भी कमाया है, ये घर, उनका काम, सब कुछ उनका है। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, इसलिए मेरी अपनी जॉब होनी चाहिए। हम पापा के साथ रहेंगे पर उन पर बोझ बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। नव्या के मन में जो भी आया उसने कह दिया, पर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि शायद आरव ये सब कुछ समझने के लिए अभी थोड़ा छोटा है। पर हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे और काम करने लगोगे, तब अपनी मम्मा को भूल मत जाना। नव्या ने हंसते हुए कहा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तो ये सब सिखा रही हो तुम आरव को? अविनाश को अचानक अपने पीछे देखकर नव्या चौंक गई। उसे पता नहीं था कि अविनाश ने उसकी और आरव की कौन सी बातें सुनी और कौन सी नहीं। पापा, आप आ गए? मैंने आपको कितना मिस किया, आरव ने कहा। अविनाश ने उसे झट से गोद में उठा लिया। उन दोनों के बीच अब एक अलग तरह का कंफर्ट बन चुका था। जब भी नव्या अविनाश को आरव के साथ देखती थी, उसे ऐसा लगता था जैसे वो किसी अलग इंसान को देख रही हो। तभी मरियम भी वहां पर पहुंच गई। अविनाश, अच्छा हुआ तुम आ गए। डिनर रेडी है, चले आरव? हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं तो बस पापा का वेट कर रहा था।
अब मैं पापा के साथ डिनर करूंगा। आरव की बातों से साफ झलक रहा था कि उसने इस पल का कितने सालों से वेट किया था। जैसे ही आरव ने डाइनिंग टेबल पर सजी फूड ट्रेस को देखा, उसने खुशी से कहा, वाओ मरियम दादी, सब कुछ आपने बनाया है? मैंने नहीं, हम सब ने मिलकर। मरियम ने पीछे खड़े सर्वेंट्स की ओर इशारा किया। मरियम ने खाने के लिए अविनाश के साथ आरव और नव्या को बैठाया और खुद पीछे जाकर खड़ी हो गई। वैसे तो मरियम हर रोज अविनाश के साथ खाना खाती थी, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे अविनाश को अपनी फैमिली के साथ बैठना चाहिए। आंटी, वहां क्यों खड़ी हैं? आइए ना डिनर करने, अविनाश ने कहा। नव्या भी मरियम को देख रही थी। हाँ आंटी, आप वहां क्यों खड़ी हैं? उसने भी पूछा। अरे पहले तुम लोग खाओ, मैं बाद में खा लूंगी, मरियम ने बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया। अरे इतना सब कुछ आपने बनाया है तो आप लास्ट में क्यों खाएंगी? आइए बैठिए, नव्या ने कहा। कहीं ना कहीं उसने सेंस कर लिया था कि मरियम क्या सोच रही थी। सब जिद कर रहे थे, लेकिन मरियम अब भी पीछे खड़ी थी। तभी आरव ने जोर से कहा, दादी जल्दी आओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अब मुझसे और नहीं रहा जा रहा, कितना कंट्रोल करूं मैं? ये सुनकर सभी लोग हंस पड़े। अरे अरे, मेरे बच्चे को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लो मैं आ गई, तो चलो शुरू करें डिनर, मरियम ने बैठकर कहा, जिसके बाद सभी ने मिलकर डिनर शुरू किया। डिनर के बाद आरव अपने प्ले रूम में चला गया। आज उसने नव्या को रोज की तरह बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। नव्या अकेले ऊपर वाले लिविंग रूम में बैठी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी जॉब जाने ही वाली है, इसलिए उसने नई जॉब ढूंढनी शुरू कर दी थी। तभी वहां से अविनाश गुजरा। उसने देखा कि नव्या परेशान होकर लैपटॉप चला रही है। वो उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? कहकर अविनाश उसके पास बैठ गया। नव्या थोड़ी ऑकवर्ड जरूर हो रही थी, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था कि कोई तो है जो उसके बारे में पूछ रहा था। नथिंग, जस्ट न्यू जॉब थिंग्स, नव्या ने कहा। अविनाश जानता था कि नव्या की परेशानी की वजह क्या है। तभी नव्या ने उसे सब कुछ बताया कि उसके ऑफिस में क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी खराब है। I mean, देखो ना, मैंने कंपनी ज्वाइन की और ये सब, नव्या ने कहा। वो भले ही अपनी घबराहट और चिंता छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अविनाश को सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि रीस्ट्रक्चर करना कंपनी की जरूरत हो सकता है ये करने से उन्हें फायदा हो और एम्प्लॉयज को भी। अविनाश ने नव्या को समझाने की कोशिश की। सारी गलती उस बॉस की है जो इस कंपनी को चला रहा था। लोगों ने बताया मुझे कि कैसे उसके केयरलेस एटीट्यूड की वजह से आज कंपनी की ये हालत है। और सच में अगर मुझे पता होता ना कि मेरी जॉब सिर्फ 2 दिन के लिए रहने वाली है, तो मैं कभी ज्वाइन ही नहीं करती। नव्या की फ्रस्ट्रेशन उसकी बातों से साफ सुनाई दे रही थी। एनीवेज, मैं दूसरी जॉब ढूंढ रही हूँ, आई होप जल्दी मिल जाए। वैसे भी जिस कंपनी में उसके एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट ना हो, उस कंपनी का डूब जाना ही अच्छा है, नव्या ने हल्के गुस्से में कहा। यह सुनकर अविनाश को अच्छा नहीं लगा। नव्या नहीं जानती थी कि जिस कंपनी के बारे में वो ये बात कह रही थी वो अविनाश की ही थी। अविनाश को पहली बार समझ आया कि नव्या आरव की परवरिश के साथ अपने काम को लेकर भी बहुत सीरियस थी। यहाँ विशाल आहूजा अपने अलग बंगले के कमरे में था। जिस तरह से पावर धीरे धीरे उसके हाथ से जा रही थी, उससे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। वो गुस्से में इतना पागल हो गया था कि उसने कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया था। टीवी को जमीन पर फेंकते हुए वो चिल्लाया। नीचे हेमंत अपने कमरे में था। तभी एक नौकर भागता हुआ उसके पास आया। सर, जल्दी ऊपर चलिए, देखिए विशाल सर गुस्से में सब बर्बाद कर रहे हैं। जल्दी चलिए वरना उन्हें चोट लग जाएगी सर। ये सुनते ही हेमंत उठकर खड़ा हुआ और भागता हुआ विशाल के कमरे में चला गया। जिस तरह से विशाल गुस्से से हाफ रहा था और चिल्ला रहा था,
उसकी हालत देखकर हेमंत घबरा गया। विशाल, ये क्या हाल बना रखा है तुमने कमरे का? हेमंत ने घबरा कर पूछा। डैड वहीं रुक जाइए, अंदर मत आइए, विशाल ने चिल्लाते हुए कहा। अरे पर ये किस बात का इतना गुस्सा है तुम्हारे अंदर? डैड, उस अविनाश की हरकतों को मैं कैसे भूल जाऊं? उसने मुझसे बिना पूछे मेरी ही कंपनी के इतने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। आई एम द ब्लडी मैनेजर ऑफ स्टार एंटरटेनमेंट, और वो उसने मेरी औकात गली के कुत्ते के बराबर भी नहीं छोड़ी। विशाल ने चिल्लाकर एक ग्लास तोड़ दिया। हेमंत अपने बेटे का गुस्सा अच्छे से जानता था, इसलिए उसे डर था कि विशाल कहीं अपने आप को ही नुकसान न पहुंचा ले। विशाल, इतना गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। तुम भी जानते हो कि ये सब कुछ तुम्हारी हरकतों की वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कहा था कि बिजनेस को इतने हल्के में मत लो। अरे हम घर वालों ने मिलकर अविनाश से बात की थी और तुम्हें ये कंपनी सौंपी थी, पर तुमने क्या किया? अपनी अय्याशी और मौज के चक्कर में तुमने। हेमंत चाहकर भी विशाल से झूठ नहीं बोल पा रहा था। डैड, आपको भी सिर्फ मेरी ही गलती दिखाई देती है। आपको ये क्यों नहीं दिख रहा है कि वो अविनाश सीईओ बना बैठा है और बाकी सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है? फिर चाहे उसके घर वाले ही क्यों ना हो, वो हर किसी को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है, और ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। विशाल ने कहा। उसने इतनी पी रखी थी कि सीधे खड़े होने में भी उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। हेमंत ने आकर विशाल का हाथ पकड़ा। विशाल, बहुत पी रखी है तुमने। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम क्या बोले जा रहे हो। अविनाश तुम्हारा भाई है और इस कंपनी का सीईओ उसे दादू ने बनाया है। तुम एक बार ईमानदारी से ये बिजनेस संभाल लो, फिर मैं खुद दादू से तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने की बात करूंगा। हेमंत ने कहा। राजवीर आहूजा घर के सबसे बड़े सदस्य और अविनाश और विशाल के दादू थे। कंपनी और घर से जुड़े बड़े मुद्दों पर दादू ही फैसला लेते थे। दादू कुछ नहीं करेंगे। दादू को सिर्फ अविनाश नजर आता है, मैं नहीं। वो हमेशा से बायस्ड थे और बायस्ड ही रहेंगे। विशाल ने गुस्से में कहा। विशाल, होश में आओ। काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुमने ये मौका भी गवा दिया तो सच में तुम अविनाश के गुलाम बनकर रह जाओगे और फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। हेमंत ने समझाया। उधर आहूजा मैंशन में अविनाश अपने कमरे में सोने के लिए आ गया था और नव्या आरव को लेकर अपने गेस्ट रूम में। आरव तो दिन भर खेल कर आराम से सो गया था, लेकिन नव्या को नई जगह पर लेटने की वजह से रात भर ठीक से नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह उठकर फिर से नव्या ने नई जॉब की तलाश शुरू कर दी। तभी उसे एक ऐसा मेल आया जिसे देखकर वो एक बार फिर से दंग रह गई। आखिर क्या मेल आया था नव्या के पास इस बार? क्या करेगा विशाल अविनाश के सामने खुद को साबित करने के लिए? क्या अविनाश का परिवार अपना पाएगा नव्या और आरव को? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।